नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इसकी ब्रीफिंग की जा रही है। जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवार है उनको अप्रैल, मई और जून 3 महीना 5-5 किलो जो है फ्री खाद्यान्न आवंटित हुआ है भारत सरकार से। लेकिन ये जो खाद्यान्न भारत सरकार ने आवंटित किया उसके हाथलन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और उसको डिलीवरी करने के लिए ये जो पूरा पैसा जो व्यय होगा वो 84.95 करोड़ रुपए होगा, जो कि ये राज्य सरकार से दिया जा रहा है ताकि उनको बिल्कुल फ्री में खाद्यान्न जो उपलब्ध हो सके। ये जो ऑलरेडी खाद्यान्न मिलता है नॉर्मली, उसके अलावा ये खाद्यान्न मिलेगा। अगला प्रस्ताव है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य जल छाजन मिशन द्वारा RIDF 25 के तहत कुल 28 जल छाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से कुल 229.23 करोड़ रुपए। तो कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद इसकी ब्रीफिंग हो रही है। 15 प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मुहर लगाई गई है। चलिए ज्यादा विस्तार से जानकारी हम आगे देंगे इस पूरे बैठक के बारे में। अब आपको बता देते हैं कोरोना पर क्या कुछ अपडेट झारखंड से आ रहा है। झारखंड में 248 अब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। कल की बात करें, कल जो आंकड़ा है वो 16 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 248 तक पहुंच गया है। हजारीबाग से 6 मरीज मिले, वहीं कोडरमा में भी 3 मामले कोरोना के सामने आए। कोरोना संक्रमित 20वां जिला अब सरायकेला बन गया है। अभी तक अछूता था कोरोना से। हजारीबाग में सबसे ज्यादा अभी 29 एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा रांची में 14, गढ़वा में 26 केस कोरोना के अभी तक एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुमला अब ऑरेंज जोन बन गया है। 2 दिन में 2 मामले गुमला से सामने आए हैं। 4 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी 0 है, यहां पर नहीं पहुंच पाया है कोरोना। झारखंड में 118 एक्टिव मामलों में 97 प्रवासी बताए जा रहे हैं। और लॉकडाउन में पहली बार अब शराब की दुकानें खुली हैं। हालांकि ज्यादा अब टैक्स लिया जा रहा है लोगों से, लेकिन खरीद पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इधर गुमला जिले की बात करें तो यहां पर पिछले 2 दिनों में कोरोना के 2 मरीज मिले। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। बाहर निकलने की हालत में उन्हें मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है। जितने हैं 6 हैं टोटल, 7 थे रूम में जी। तो उसके साथ पूरे यहाँ के जितने भी हैं सबका सैंपलिंग लेना है। उधर धनबाद में क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधाओं की कमी को लेकर कई प्रवासी मजदूर सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई घंटों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद इन लोगों ने भूख हड़ताल समाप्त की। जांच रिपोर्ट आने में देरी से नाराज लोगों ने दरअसल भूख हड़ताल कर दी थी। साथ ही लोगों ने समय पर खाना पानी नहीं मिलने की भी शिकायत की। वहीं गिरिडीह जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर्स पर प्रवासी मजदूरों को खुले आसमान के नीचे समय गुजारना पड़ रहा है। कई जगहों पर मजदूर पेड़ के नीचे तंबू गाड़कर रहने को विवश हैं। ये तस्वीर जमुआ प्रखंड के गादी खुर्द गांव की है, जहां 360 प्रवासी मजदूरों में से आधे तंबू में रह रहे हैं। 14 दिनों की क्वारंटाइन के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की शिकायत है कि ये लोग घर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। मजदूरों की दशा पर सियासत भी तेज हो गई है। जगह नहीं होने के कारण हम लोग पेड़ के नीचे तंबू गाड़ के पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। और हमारा आज 12 दिन हो गया है। 14 दिन होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। अभी 360 लोग पहुंच चुके हैं। उसमें से 3 दिन में 130 हम लोग छोड़ चुके हैं। स्कूल में जगह नहीं रहने के कारण हम लोग पेड़ के नीचे सब लोग अपना अपना व्यवस्था से रह रहे हैं। उसमें से सरकार के द्वारा कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया है। राशन देंगे, पानी देंगे, लेकिन आज जो स्थिति इन लोगों की बनी हुई है, जो यहाँ सामने दिख रहा है, वह काफ़ी भयावह है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों को राशन पानी अविलंब मुहैया कराई जाए।
इस बात का भी खुलासा करें। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से लोगों को क्वारंटीन रखने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ कमियां हो सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान अम्फन की। चक्रवाती तूफान अम्फन से सावधान। तेजी से आगे बढ़ रहा है अम्फन। बंगाल और ओडिशा के रास्ते हो रही एंट्री। बिहार झारखंड में भी तबाही। झारखंड में दिखने लगा असर। तेज हवा के साथ बारिश का कहर। आफत का अम्फन। तो अम्फन आफत लेकर आया है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए तूफान की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची लहरें यहां पर उठ रही हैं और खतरा जो है बना हुआ है ओडिशा में खास तौर से। उसी का असर झारखंड में भी हालांकि देखने को मिल रहा है। बारिश कल रात से ही हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का यह जरूर कहना है कि इतना ज्यादा असर झारखंड में नहीं होगा। लेकिन ओडिशा की आप तस्वीरें देखिए, अलग अलग कैमरों से न्यूज 18 आपको तस्वीर दिखा रहा है किस तरह से तबाही अम्फन मचाता हुआ ओडिशा में नजर आ रहा है। बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और पारादीप की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान यहां पर आ रहा है। आने वाले कुछ घंटे काफी क्रिटिकल हैं। तो चक्रवातीय तूफान अम्फन आज शाम तक अब से कुछ देर बाद पहुंच रहा है। हालांकि उससे पहले ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। रांची में आसमान में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि इस तूफान से झारखंड में किसी बड़े खतरे की कोई आशंका नहीं है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। हमारा झारखंड का जो इम्पैक्ट है, झारखंड के ऊपर जब लैंडफॉल होगा आज इवनिंग में, तो उसका जो जमशेदपुर से डिस्टेंस रहेगा करीब 240 किलोमीटर और रांची से 350 किलोमीटर लैंडफॉल के पॉइंट से डिस्टेंस रहेगा। जो वेदर जो है विशेष करके जो हमारा जो साउथ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसवाड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, इसी साइड में मॉडरेट रेनफॉल, उसके साथ साथ जो विंड स्पीड है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टी 50 किलोमीटर भी जा सकता है। मोस्टली जो है सारे झारखंड में क्लाउडी वेदर रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। और आज जैसे लैंडफॉल के बाद धीरे धीरे ये सिस्टम नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, वीक हो जाएगा और कल से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो झारखंड पर कुछ खास असर नहीं होगा, मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फन खतरनाक रूप ले सकता है, जिसमें 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, आंधी चल सकती है। इस तूफान का असर बंगाल से सटे जमशेदपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कल रात से ही कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। और चक्रवाती तूफान अम्फन का असर कोल्हान में भी दिखने लगा है। बात चाईबासा की करें तो यहां हल्की बारिश बीती रात से ही जारी है, लेकिन आज सुबह से बारिश की रफ्तार तेज हुई है और लगातार जारी है। वहीं तेज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे तापमान में काफी गिरावट आ गई है। ओडिशा से सटे जिला होने के कारण कोल्हान में अम्फन का असर होने की चेतावनी भी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है।
और अम्फन तूफान की वजह से जहां लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं, वहीं घर पहुंचने को व्याकुल प्रवासी मजदूर अपने सिर पर बोझ उठाकर बारिश में भीगते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते आगे बढ़ रहे हैं। कई मजदूर पानी में भीगते हुए सरायकेला पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मदद की, जिसके बाद वो जमशेदपुर की ओर रवाना हुए। आगे उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है। हम लोग को जाना है कलकत्ता। कैसे आ रहे हैं? वहाँ से ट्रेन में आया यहाँ तक। कहाँ तक? चक्रधरपुर। अच्छा, उसके बाद वहाँ से वो पैदल आ रहे हैं। पैदल? कोई गाड़ी नहीं मिली? तो आप लोग को कौन लाया था? प्रशासन की खुद लाया? हम लोग खुद आए थे। और अब बात खबर के असर की। न्यूज 18 ने कोरोना काल में 7 अप्रैल को प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कैसे जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहां का विद्युत शवदाह गृह बंद पड़ा हुआ है और गाय भैंस का तबेला बना हुआ है। न्यूज 18 की खबर ने असर दिखाया है और युद्ध स्तर पर हरमो विद्युत शवदाह गृह के रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसका जायजा लिया है रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर से असर दिखलाया है। हमने दिखलाया था कि किस तरह से राजधानी रांची के हरमू में बिजली शवदाह गृह है, वो जब से बना है लगभग 10 वर्षों से वो कभी काम ही नहीं किया, खराब पड़ा हुआ था, लेकिन असर दिखा है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से ये हरमू बिजली शवदाह गृह है, इसका रिनोवेशन हो रहा है, फिर से इसको शुरू करने की तैयारियां चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विद्युत शवदाह गृह का एक ट्रायल भी हो चुका है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्टाफ हैं बम जी। अच्छा बम जी, ये बताइए कि क्या कुछ अब इसमें बदलाव हो रहा है? पहले जो बंद पड़ा हुआ था उसमें पहले हो क्या रहा था एक्चुअली में कि गैस ये बिजली चल रही थी और बिजली ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज के कारण जो बॉडी होती थी वो जलने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब हुआ है कि एलपीजी गैस के जरिए जलाया जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली से इंजीनियर आए थे, सारा मोटर सिस्टम सब चालू हो चुका है। बम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। डेड बॉडी यहाँ पे आएगा और उसको सीधे जो फर्निश है, जो चैम्बर है, वहाँ पर दे दिया जाएगा और गैस से एलपीजी चालित ये होगा। कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि राज्य का ये पहला विद्युत शवदाह गृह बना था लेकिन कभी काम नहीं किया, लेकिन अब इसमें काम युद्ध स्तर पे जारी है। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखलाएं किस तरह से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। यहाँ पर गैस के जो सिलेंडर है, एलपीजी गैस के वो सिलेंडर हैं, हालांकि कई काम जो है वो अभी बाकी है। जो काम चल रहा है, ये क्या काम चल रहा है? ये जो बॉडी जलेगी उसकी जो राख होगी उसके लिए हम लोग का वो पाइपलाइन हो गया है, उसमें सिर्फ राख रखा जाएगा, जो कलश आस्था में दिया जाएगा, उसके लिए सब बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो न्यूज 18 की खबर ने असर दिखलाया है। जो चैम्बर है वो यहाँ बन चुके हैं। जो अस्थि कलश है उसको कैसे फिर जो लोग आएंगे शव जलाने के लिए उनको मिलेगा, इसके लिए जो निर्माण के कार्य जरूरी है वो भी चल रहा है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। इधर धनबाद के आईआईटी और आईएसएम में पढ़ने वाले कई विदेशी छात्र लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। ये सभी छात्र अपने घर जाना चाहते हैं, पर मजबूरी है क्योंकि सरकार ने अभी विमानों के संचालन पर रोक लगा रखी है। हालांकि इन छात्रों को वापस भेजने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द ये छात्र अपने घर, अपने देश में होंगे। अफगानिस्तान, सूडान, घाना, तंजानिया समेत कई देश के 39 छात्र यहां बीटेक और एमटेक की पढ़ाई करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से मार्च में हुए लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ये छात्र अपने कॉलेज हॉस्टल में फंसे हुए हैं। ऐसे में छात्रों ने लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक तो सब्र रखा, पर अब इनके सब्र का बांध टूट रहा है। छात्रों को अपने घर की याद आ रही है, वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से इनके लिए अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने कहा है कि वो छात्र जो अफगानिस्तान से हैं, उनके लिए आने वाली 21 या 23 मई को दिल्ली से फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी जाना चाहती हूँ घर, क्योंकि फैमिली की बहुत याद आ रही है। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं संभावना है कि 20 से 25 मई तक तंजानिया के छात्र भी अपने देश वापस लौट सकेंगे। सरकार उनके लिए भी व्यवस्था करने में जुटी है। छात्रों का कोर्स लगभग पूरा हो चुका है। जो कुछ बचे क्लासेस हैं, उन्हें ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही जिन छात्रों को उनके देश पहुंचाया जाएगा, उन्हें तभी भारत आने की अनुमति होगी जब यहाँ के हालात सामान्य होंगे।
जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं, हम अपने एम्बेसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। हमारे एलुमनाई का बेस भी है उस सब देशों में, हमने अपने एलुमनाई से भी कनेक्ट किए हुए हैं कि हमारे बच्चों को रहने की दिक्कत होगी, अगर खाने की दिक्कत होगी, पैसों की दिक्कत होगी, एम्बेसी के सपोर्ट ले लें और हमारे एलुमनाई से सपोर्ट ले लें। और जब हमारी सरकार उनको निकालने का अगर अपना फ़्लाइट की अरेंजमेंट करेगी तो वहाँ से चले आएँ। अभी पैनिक मोड में नहीं रहे हैं वो लोग। बहरहाल अपने देश वापसी को लेकर IIT ISM में फंसे 39 छात्रों के चेहरे पर अब एक अलग चमक दिख रही है। IIT ISM के प्रबंधक ने भी संबंधित एम्बेसी से बातचीत करके उन्हें भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आपदा जब सिस्टम को बेपटरी कर देती है तो जमीन पर नजारा भी बदल जाता है। देखिए पाकुड़ से ये रिपोर्ट। ट्रेन की सीटी न सही, कोई बात नहीं, लेकिन शोर तो रेलवे स्टेशन का श्रृंगार रहा है। और आज पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ ऑटो मैकेनिक ने इन दिनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपना अड्डा जमा लिया है। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला, बस खुलेआम ट्रेनों की वीरानी के बीच रेलवे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑटो मरम्मत की ठक ठक की आवाज इस खामोशी में स्टेशन प्रबंधक के कानों तक सीधे पहुंच रही है। लेकिन वे भी क्या करें? दरअसल पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर परेशानियां एक नहीं अनेक हैं। लोग यहां खुलेआम बेखौफ रेलवे क्रॉसिंग को पार करते नजर आते हैं, कुछ साइकिलों को चलाकर तो कुछ हाथों में उठाकर। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद दूसरों के सहारे क्रॉसिंग को पार करते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना बंदी में ट्रेनें यहां से गुजरती नहीं। मालगाड़ी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन कब गुजर जाए पता नहीं, लेकिन खतरों की परवाह करता कौन है? आप अपना जान जोखिम में खुद डालना चाहे तो इसमें हम लोग का क्या कहना है? इसमें तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। उसके लिए तो हमारा 24 घंटा वहाँ आदमी तो खड़ा नहीं रहेगा या उसको रोकने के लिए। आसपास के लोगों को, जनताओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना झेलना करना पड़ रहा है। जो साग सब्जी लेना पड़ता था, ट्रेन से आते जाते थे, ट्रेन से आने जाने की सब्जी भी बंद हो जाती है, अब फल मार्केट भी बंद हो जाती है। इसलिए जनताओं, यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य दिनों में पाकुड़ रेलवे स्टेशन से 35 जोड़ी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें हर दिन गुजरती हैं। इसी कोलाहल के बीच आसपास की दुकानदारों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन आज संक्रमण काल में पाकुड़ रेलवे स्टेशन की पहचान भले न बदली हो, लेकिन नजारा जरूर बदलता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। चतरा में मनरेगा योजना में सरकार की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। यहां घोटालेबाजों ने कागजों पर ही सड़क से लेकर तालाब बनाने का अनोखा खेल खेला है। देखिए ये रिपोर्ट। चतरा के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में चल रही मनरेगा योजना में लूट खसोट का मामला सामने आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त को मिला है। मामला प्रतापपुर प्रखंड में बन रही 40 सड़कों समेत दूसरी मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता का है। में जितने भी योजना में ऐसे थे उनको 12% ब्याज सहित राशि की वसूली संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड नाजिर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से की जाए। 12% सूद सहित। अक्टूबर 2019 में हुई दिशा की बैठक में ये मामला उठा था, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने 40 गायब सड़कों के मामले में 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच में चतरा के तत्कालीन डीडीसी को क्रियान्वित योजनाओं में लापरवाह मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। कि पता लगा था कि ये एलिगेशंस लगाए थे कि 40 सड़कें जो कि मनरेगा में बनी थी और वो वहाँ पर शायद ग्राउंड पर कहीं नहीं है। तो जब उसकी इंक्वायरी, उसका संज्ञान विभाग द्वारा लिया गया, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लिया गया और वहीं से अपर मनरेगा आयुक्त स्वयं आए, खुद आए, अपनी टीम के साथ में आए और एक स्टेट लेवल उसमें जांच हुई। दरअसल जांच में सड़कों के अलावा टंडवा पंचायत में कई जगहों पर तालाब घोटाले का भी खुलासा हुआ, जिसमें पुराने तालाब को ही नया बताकर राशि निकाल लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया।
लेकिन देखना ये है कि मनरेगा योजना अब कितनी ईमानदारी से चल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर ननकू गंजू उर्फ संजीत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक AK-47 राइफल, 130 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन समेत कई हथियार बरामद किए गए। ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। ननकू गंजू पर हिंसा और अपराध के कई मामले दर्ज हैं। बजे इसमें सीआरपी और चतरा पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने परमजीत के ही एक दस्ता सदस्य और कमांडर ननकू गंजू को अरेस्ट किया है, ये जो कि लातेहार के हिरंज थाना का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से लातेहार, चतरा और पलामू में करीब 10 कांड दर्ज हैं और हाल के दिनों में सिमरिया थाना में जो कासियातू में आगजनी और फायरिंग की घटना हुई थी और जो पाकी में पलामू में जो घटना हुई थी उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व। दुमका के मसलिया प्रखंड के गोड़माला निवासी नमिता राय को अपना घर का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। दरअसल नमिता को पीएम आवास योजना की पहली किश्त के रूप में 40,000 रुपए दिए गए, लेकिन ये पैसे किसी दूसरे के खाते में डाल दिए गए। नमिता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी ने मामले की जांच की और इसमें बैंक की गड़बड़ी पाई गई। आखिरकार नमिता के खाते में 40,000 रुपए जमा किए गए। इसके लिए नमिता राय ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया है। क्या है अभी वो जो मकान का पैसा जो चला गया था वो क्राइम ब्रांच को अभी जो मिल गया है, अभी हम घर बना सकते हैं। उसमें बेसिकली हुआ ये था कि 2 नाम के जो कंप्लेनेंट का जो नाम है उसी नाम के एक और रेसिडेंट जो है उसी गांव के निवासी थे और दोनों ने एक ही जगह खाता खुलवाए हुए थे। तो दोनों का जो ये था, जब उन्होंने अपना आधार को लिंक किया उसमें से, तो वो इंटरचेंज हो गया था बाय मिस्टेक, तो क्योंकि दोनों का सेम ही नाम था तो इसलिए वो इसका आधार कार्ड इसके साथ में अटैच हो गया था। इसलिए जब इसके अकाउंट में भी पैसे आने थे, उसके अकाउंट में भी पैसे आने थे, तो चूँकि इसके अकाउंट में पहले पैसे आ गए तो इसने अपना विड्रॉ कर लिया। बट चूँकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नहीं, जो नाम है उसमें जो हस्बैंड का नेम है वो चेंज है। अब बात पलामू के एक ऐसे ग्राम पंचायत की जहां के लोगों ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। जी हां, हर हाल में बिजली को बचाना है, इसके लिए हर घर में एलईडी बल्ब जलाना है। पलामू के रूदीडीह पंचायत में ये मुहिम छेड़ रखी है युवाओं ने। यहाँ युवाओं की टोली घर घर जाती है और लोगों को बिजली के महत्व के बारे में समझाया जा रहा है। यदि कोई गलती से भी पीला बल्ब जलाया तो उसे 100 रुपए जुर्माना देना होगा। अपने पंचायत क्षेत्र में एक भी पीले बल्ब को नहीं जलने देना है और व्यर्थ की बिजली नहीं बर्बाद होने देनी है और दिन में बल्ब नहीं जलने देना, ऐसा दिखता है। वहीं बिजली बचाने को लेकर युवाओं ने एक नारा भी लिख रखा है, बिजली बचाओ देश बचाओ। इसी उद्देश्य के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और यही हम लोग का जो नारा है कि बिजली बचाओ देश बचाओ, जो बहुत बिजली खपत होता था, इसकी वजह से हम लोग जो क्लब के लोग जो हैं कि इसकी देखरेख अच्छे से करते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं सारे लोग। वैसे इलाके के लोगों पर इन युवाओं के मुहिम का असर भी देखा जा रहा है और पंचायत के अधिकतर लोग अब अपने घरों में एलईडी बल्ब ही जला रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और एक बार फिर से बात चक्रवाती तूफान अम्फन की। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान अम्फन का असर दिख रहा है, लेकिन बारिश के बीच जब शराब की दुकान खुली तो दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बारिश में भीगते छाते और रेनकोट के सहारे लोग शराब की दुकानों में पहुंचे। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जमशेदपुर के कदमा, सोनारी, साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो समेत सभी जगहों पर इसी तरह का नजारा दिखा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से शराब की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।